चलिए हम चलते हैं संधि के एक प्रकार स्वर संधि पे। कौन सी संधि है? स्वर संधि। यह संधि के प्रकारों में पहला प्रकार है। तुम देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। हमने देखा कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल या विकार परिवर्तन से जो बनते हैं फिर शब्द, उसे हम संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि उसे कहते हैं जो स्वर और स्वर के मिलन से, स्वर और स्वर के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देख लेते हैं हम, स्वर और स्वर के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उससे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में प्लस के इधर भी स्वर ही आएगा और प्लस के इधर भी स्वर ही आएगा। इसको हम एक पारिभाषिक शब्दावली में कह सकते हैं, व्याकरणिक शब्दावली में, कि दो सावर्ण से मिलकर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो सावर्ण, सावर्ण का अर्थ क्या है? सा से होता है समान, क्या होता है? समान। मतलब समान वर्ण का मतलब है कि स्वर इधर भी होगा स्वर इधर भी होगा। तो दो सावर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम चाहे ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। अब हम तो स्वर संधि देख लिए, देख लेते एक कि इधर भी स्वर कैसे आएगा, इधर भी स्वर कैसे आएगा। एक हम उदाहरण देखते हैं। क्या है ये? सूर्यास्त। अब इसका हम विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि हम शब्द के बीचों बीच पे आ जाते हैं। ये तो आधा अक्षर है, आधा अक्षर से मतलब नहीं, आधा अक्षर से हम विच्छेद नहीं करेंगे। इधर से गिनेंगे तो ये बीच में पड़ रहा है, इधर से भी देखेंगे इधर से भी देखेंगे। अगर हम ये आधा सा को निकाल देते हैं तो यह बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि विच्छेद जो होगा यहीं से होगा। विच्छेद कहाँ से होगा? यहीं से होगा, बीचों बीच से होगा। अब बीचों बीच से विच्छेद करने के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से ये पहले, यहाँ से पहले ये कौन सा ऐसा शब्द हमको मिल रहा है जो सार्थक अर्थ दे रहा है। जैसे हमने बताया कि बीचों बीच से विच्छेद होगा, तो बीचों बीच से विच्छेद करने के लिए हम देखते हैं कि सा तो इधर रहेगा ही। बीचों बीच से मतलब है कि यहाँ पर हमें प्लस लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है? प्लस लगाना है। अब ये इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो आधा सा है और ता है इसके बाद ही रहेगा, ये 100% कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि इनमें से अब ये जो मात्रा लगा है और ये जो है ये इधर आएगा या फिर इधर आएगा। तो देखते हैं कि अब ये सु जो है, सु भी कंफर्म हो गया कि इधर ही रहेगा। हमने सु को इधर लिख लिया और आधा सा और ता को इधर लिख लिया। अब बीच में हमारा क्या बच रहा है? या पे बड़ा का मात्रा है और ऊपर रा है। तो अब देखते हैं कि इनमें से इधर कौन सा जाएगा और इधर कौन सा जाएगा। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, ऊपर वाले इससे हमको कोई मतलब नहीं है। या पे लगा है तो ये यहाँ पर बाद में भी लगा रहेगा। ये यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे ये बाद में ही भी लगेगा। या तो हम इसको अगर विच्छेद करते समय अगर ये बीच में दिक्कत कर रहा है तो इसको हम मिटा भी देते हैं। इसको जहां पर या लिखेंगे, अगर इधर या लिखेंगे तो उसके ऊपर लगा देंगे, अगर इधर या लिखेंगे तो उसके ऊपर लगा देंगे। अब देखते हैं हम, अब या को पहले हम इधर लिख के देख लेते हैं। जब या को लिखे हैं तो इसकी मात्रा इसके बाद में है, इसको भी लिखना पड़ेगा यहीं पे, और इसकी रा को भी यहां लगा देते हैं। तो कोई सार्थक अर्थ निकला? नहीं निकला। तो अब क्या करते हैं, हम इसको यहां से यहां से ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर इसी को यहां भी लिख देते हैं। अब रा को हम लगा देते हैं।
इसकी मात्रा को भी यहां रख देते हैं। क्या हो गया, सूर्याधन। इसको मान लीजिए हम यहां पे मिटाएंगे, ये इसको हम मिटा देते हैं, तो सूर्याधन इसका हो गया। इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका मान लीजिए तो कोई भी अर्थ हो सकता है। इसे सूर्य, सूर्या, तो सूर्य तो कोई नाम हुआ, सूर्य अगर होता तो सूरज होता, कि सूरज, इस सूर्यास्त का मतलब क्या होता है कि सूर्य का अस्त हो गया, मतलब सूर्य अब डूब चला है, जब पश्चिम की दिशा में चला जाता है उसी को सूर्यास्त कहते हैं। इसका पूरा अर्थ यही है। और विच्छेद करने के बाद भी अर्थ मेरा वही आना चाहिए, विच्छेद करने के बाद भी अर्थ वही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सूर्य आ गया, यहाँ पे इस्त आ गया, और इसका अर्थ है सूर्यास्त, अर्थात सूर्य जब डूबने को चला है, तो इसका अर्थ आया नहीं अभी। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मिटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये बड़ा आ लगा है, यहाँ पर बड़ा आ लगा है। इसका मतलब ये क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने हलंत नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये व्यंजन संधि तो है नहीं। यहाँ पर मैंने ये भी नहीं लगाया है, विसर्ग भी, इसका मतलब विसर्ग संधि है नहीं। तो ये तो पता चल गया कि ना विसर्ग है ना व्यंजन है, तो स्वर संधि ही है। और स्वर संधि होने के लिए जब इधर हमको स्वर मिल रहा है तो इधर भी स्वर मिलना चाहिए। तो इधर हम ये देख रहे होंगे आप लोग कि या आया है, तो इधर या है, इधर स्वर कहाँ से है। तो मैंने बताया था कि या में जब हलंत किसी व्यंजन में लग जाएगा तभी वहां पर व्यंजन होगा, और नहीं हलंत नहीं लगा है तो ये स्वर या में छिपा रहेगा। तो हम देखते, अब जो है ये सार्थक शब्द हो गया, सूर्य धन अस्त। सूर्य का अस्त मतलब डूबना होता है, कि सूर्य का डूबना, और इसका भी अर्थ होता है कि सूर्य का डूबना। अर्थ मिल गया। जब भी कभी विच्छेद करिए तो बीचों बीच से करिए, और बीचों बीच से पहले इन पहले और लास्ट वाले को पहले प्लस के पहले और लास्ट वाले को प्लस के बाद में रख लीजिए, और बीचों बीच वाले को एक बार इधर रखिए, एक बार इधर रखिए। जिधर वो सार्थक अर्थ दे रहा हो उधर हम रख देंगे। अगर इधर दे रहा सार्थक अर्थ इधर रख देंगे, इधर दे रहा सार्थक अर्थ इधर हम रख देंगे। उसकी मात्रा को हम, मात्रा जैसे यहाँ पे मात्रा चढ़ी है, लगी है, तो एक बार हम अक्षर को इधर भी रखते हैं और उसी की मात्रा को उतार कर यहाँ भी रख देंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे बड़ा का मात्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने छोटा आ रखा है। तो विच्छेद करते समय जरूरी नहीं है कि जो मात्रा यहाँ पर है वही मात्रा यहाँ पर भी रखनी चाहिए। अभी बाद में तो बन ही जाएगा, ये बाद में बन जाएगा, ये स्वर संधि के भेदों में आता है। अभी हम उसको आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड में परिवर्तन कैसे होता है। जैसा कि हमने बताया था कि संधि क्या होती है, वर्डों में परिवर्तन या विकार होता है, ना कि शब्दों में। देखते हैं या में से, इससे हमें मतलब नहीं है, इसको लगा रहने देंगे इसी पे। या से हम हलंत लगाएंगे और आ को निकाल लेंगे, इधर वाले आ को ले लेंगे, दोनों आ मिल के दीर्घ आ हो गए। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसे ही छोटा छोटा मिलके बड़ा हो गया, अर्थात हस्व हस्व अर्थात दीर्घ आ हो गया। यहाँ पे दीर्घ आ हो गया। हम देखते हैं कि या तो हमने यहाँ से ले लिया और आ यहाँ से ले लिया, इधर क्या बचा, सु, इधर इस्त बचा है। अब हम जोड़ते हैं इसको, एक बार वर्ड वियोजन की, अब वो एक बार वर्ड संयोजन कर देते हैं। इधर सु बचा था और यहाँ पे ये दोनों कट गया, इन दोनों ने इनको भेज दिया, तो इन दोनों का मतलब खत्म हो गया। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि या इसको भी लिखना है, नहीं लिखना है। इन दोनों ने मिलके इनको भेजा है तो इन्हीं को लिखना है। अब या है, यहाँ पे हलंत लगा देते हैं, दीर्घ आ यहाँ लिख देते हैं, इस इधर बचा था यहाँ लिख देते हैं। हमको बनाना है पहले जैसा, इससे बोले थे कि इससे मतलब नहीं है, ये जहाँ है एग्जैक्ट वही लगेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब देखते हैं, पहले जैसा अभी बना नहीं है। सु, या में हलंत लगा, या के हलंत को काट के उसके स्वर को हम या पे जोड़ देंगे। पहले जैसा बन गया, अब तो आ गया होगा समझ में। देखिए, चलिए हम अब चलते हैं स्वर संधि के भेद पे। अब तक हमने देखा कि संधि का प्रकार, अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के भेद। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। संधि तो 100% है, आपको एक बार समझ में आ गया तो भूलेगा नहीं।
टाइम भले लगे लेकिन समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के भेद, कितने भेद होते हैं या पहले देख लेते हैं। ठीक, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। संधि के कितने प्रकार थे? 1 2 3। मैंने बताया था संधि के 3 प्रकार, संधि में 3 अक्षर, संधि के 3 प्रकार। और स्वर संधि के कितने भेद? 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ना को आधा है तो ना को हम छोड़ देते हैं। पहले वाले में ना को ले लिया था, लेकिन अब हम ना को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, तो स्वर संधि 5 अक्षर है इसमें। अब इसको हम छोड़ने के लिए यहाँ बिंदी रख देंगे तो छूट ही गया है। आ गया समझ में? 5 ही अक्षर हो गया, तो 5 क्या हो गया? हमारा स्वर संधि का भेद हो गया। पहले भेद को देखते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संधि के 3 प्रकार होते हैं। ये क्या है? स्वर संधि के भेद हैं, प्रकार नहीं है। भेद छोटा होता, प्रकार बड़ा होता है, अंतर बहुत है। देखते हैं, पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्ध संधि। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। अयादि स्वर संधि। एक बार देख लीजिए कि ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बाकी जो व्यंजन है हमारा और विसर्ग है, इन दोनों के कोई भेद नहीं होते हैं। बस जो इन दोनों के हैं नियम होते हैं, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 4 5 ऐसे हैं। लेकिन ऐसे नाम नहीं है, उनके भेदों के नाम नहीं है। बस भेद सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के ही हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आ गया कि दीर्घ संधि आ गया, ये स्वर को हटा दिया बीच से, कि दीर्घ संधि किस संधि का प्रकार है, तो इतना नहीं कंफ्यूज होना है कि ये व्यंजन का प्रकार है कि विसर्ग का प्रकार है या विसर्ग का भेद है। इसलिए कि मैंने बताया कि व्यंजन और विसर्ग का कोई भी भेद नहीं होता है, बस नियम और नियम होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं, एक यहाँ पे आया था वृद्धि स्वर संधि। ये वृद्धि देखिए ऐसे लिखा गया है, वृद्धि स्वर संधि। वो वृद्धि स्वर संधि, इसमें दा और धा दोनों लगा है। अब आप लोग बताइए कि इसमें धा जो है ये आधा दिख रहा है, लेकिन इसमें धा आधा नहीं है, ये दा आधा है। वृद्धि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये दा दिख रहा है भले कि दा पूरा है, और ये धा जो है ये आधा दिख रहा है, लेकिन ये दा इसमें क्या है? पूरा है। एक है क्या कि क्या होता है, चलिए अब हम चलते हैं स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के। कौन सा है? दीर्घ संधि। संधि को ऐसे लिखेंगे या फिर बीच में ऐसे करके, दोनों सही है, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम दीर्घ संधि की परिभाषा को बहुत सरल तरीके से बताएंगे, उसके बाद व्याकरणिक शब्दावली में बताएंगे। पहले देख लीजिए, ह्स्व आ, ह्स्व आ बराबर दीर्घ आ, ह्स्व आ दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ, दीर्घ आ ह्स्व आ बराबर दीर्घ आ, दीर्घ आ दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। इतना समझ में आ गया।
कि हस्व आएगा, मतलब प्लस के पहले अगर छोटा आ गया हस्वा, ये प्लस के बाद छोटा आ गया हस्वा, तो दोनों मिल करके दीर्घ आ ही होंगे। और हस्व आ प्लस के पहले आ गया और दीर्घ आ प्लस के बाद में आ गया, तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ही होंगे। और प्लस के पहले दीर्घ आ गया और प्लस के बाद हस्व आ गया, तब भी दीर्घ आ ही होंगे। और प्लस के पहले दीर्घ आ गया और बाद में भी दीर्घा है, तो दीर्घा ही होगा। इतना कंफर्म हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। एक आ आता है, आ ई उ और री। यहाँ पे हम लिख देते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। ठीक, ये दीर्घ आ हो गया। सेम इसी स्टेप में दीर्घ ई का भी बनेगा, सेम इसी स्टेप में उ का बनेगा और री का भी एक स्टेप बनता है। इन तीनों का ये 4 स्टेप बनता है। देख लेते हैं। हस्वी, हस्व ई, दीर्घ ई, हस्वी, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई। कौन सा बच रहा है? हस्वी नहीं, दीर्घ ई और हस्वी, दीर्घ ई। इसी स्टेप में उ का भी बनेगा और री का तो एक ही स्टेप रहेगा। एक स्टेप बनेगा री का। इतना समझ में आ गया है? अगर इतना समझ में आ गया है तो ये दीर्घ स्वर संधि भी समझ में आ जाएगा। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? अब इसकी परिभाषा को आप लोग बना सकते हैं। परिभाषा को रटा मत करिए, नियम को समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप परिभाषा खुद बना के लिख दिया करिए। रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बस रटेंगे ही। आइए आगे देखते हैं परिभाषा इसकी दीर्घ स्वर संधि की। हस्व आ, ई, उ या हस्व उ, हस्व आ, हस्व ई, हस्व उ या दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ या री के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। स्वर ही रहेगा, हमने बताया है कि स्वर संधि है तो स्वर इधर भी रहेगा, स्वर उधर भी रहेगा। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि हम देखते हैं उदाहरण। जो उदाहरण आप लोग जानते हैं उसी से हम शुरुआत करते हैं। जैसे है विद्यालय, बीचों बीच में आ की मात्रा लगी है, यहाँ भी दीर्घ आ है, यहाँ भी दीर्घ आ है, इसलिए समझ में आ गया कि ये दीर्घ और स्वर संधि, स्वर संधि तो है ही है और दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में ही आ, ई, उ और री आते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री, ये चारों क्या है? दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। इतना तो याद करना पड़ेगा। अब अगर इतना याद हो गया है तो ये जब हम यहाँ पे दीर्घ आ की मात्रा देखते हैं तो इतना समझ में आ जाता है कि ये दीर्घ स्वर संधि ही है। तो हमने बताया था कि जब विच्छेद करेंगे तो यहीं से करेंगे, जहाँ पर हमको मात्रा दिख जाए या बीचों बीच दिख जाए वहीं से हम करेंगे। अब बीचों बीच दिख गया तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे बीचों बीच में।
अच्छा पहले देख लेते हैं कि ये धा जो है किससे बना है। ये विद्या वाला, ये दा और या से मिलकर बना है, इसलिए विद्यालय नहीं पढ़ते, इसको विद्यालय पढ़ते हैं। दा और या को साथ मिला के विद्यालय। जब विद्यालय पढ़ेंगे तब ये दा और या दोनों आएगा, इन दोनों के मिलन से ये बना है। ठीक, अब हम देखते हैं, विच्छेद करते हैं। यहाँ पर मैंने धन का निशान लगा दिया है। अब इतना कंफर्म हो गया कि बी इधर आएगा और ये लय इधर जाएगा, तो हम लय को इधर लिख लेते हैं, थोड़ा दूर भी लिखिएगा, और बी को इधर लिख देते हैं। ठीक, और बचा बीच में क्या है, बस इतना है, इतना ही बचा। अब इसमें से एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। अब हम मान लीजिए इसको इधर ले आते हैं, तो मुझे मात्रा भी, ऐसा नहीं है कि इसको हम इधर ले आए तो फिर इसको हम इधर ले आए, ऐसे में नहीं कर सकते हैं। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, उल्टा नहीं जाएगा कि ये इधर चला आएगा और ये इधर चला जाएगा। और ये का मतलब है ये आ की मात्रा। इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ये हो गया। हमने बताया था कि सार्थक शब्द आने चाहिए, प्लस के इधर भी प्लस के इधर भी। ठीक, और यहाँ पर अगर हम एक को इधर रख लेते हैं, एक को इधर ले आते हैं, ये दीर्घ आ है यहाँ पे, ये तो बन गया आलय। आलय का एक सार्थक अर्थ निकलता, आलय मतलब घर होता है। और यहाँ पर विद्या अगर हम करते तो विद्य और विद्या, यहाँ पर विद्या होना चाहिए, तो हम विद्या होना चाहिए कि विद्या को रख ही देते हैं। अब ये कहेगी कि मात्रा तो यहाँ एक था, यहाँ पे मैंने इधर भी रख दिया इधर भी रख दिया, दो कैसे आ गया। वो नियम कहता है, यहाँ देख रहे हैं दीर्घ, यही नियम लगा है इस पे, दीर्घ ई दीर्घ ई दीर्घ आ दीर्घ ई, दीर्घ आ यही बनता है, यही वाला नियम है, इस पे बना है। इसको हम अलग से रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से हम नहीं रख सकते हैं। अलग से रख दिया तब ये बन गया कि विद्याधन आलय। आलय का अर्थ है घर और विद्या का अर्थ तो विद्या अर्थात ज्ञान, ज्ञान का घर या विद्या का घर। अब इसका सार्थक अर्थ हो गया। ठीक, जब हम विच्छेद करते हैं तो पहले मान लीजिए हमने एक इधर रखा एक इधर रखा, अब नहीं समझ में आ रहा था कि एक को इधर रख दिया एक को इधर रख दिया, ये तो सही अर्थ दे रहा लेकिन ये सही अर्थ नहीं दे रहा है, तो अब क्या करें। तो अब इसमें से ढूंढिए कि नियम इसमें से कौन सा लग सकता है। मान लीजिए जब इसको ऐसे लिखा मैंने तो कौन सा नियम आ रहा था यहाँ पर, ये वाला नियम, ये वाला नियम आ रहा था, तो ये वाला नियम आ रहा था। तो इसमें से देखेंगे कि इस पे और कौन सा हम नियम फॉलो करवाएं कि जिससे इसका सार्थक अर्थ निकल जाए। ठीक, तो इस नियम को जब हमने रखा तो ये सार्थक अर्थ निकल गया। यानी ये कि हम अलग से मात्रा नहीं रख सकते हैं, अलग से रख देंगे क्योंकि उसका नियम कहता है, हम अपने घर से थोड़ी रख रहे हैं, ये नियम कह रहा तब रख रहे हैं। ठीक, आ गया समझ में कि विद्याधन आलय, विद्यालय विद्या का घर, आलय अर्थात घर होता है, किसकी पर्यायवाची है, घर की है, भवन की। चलिए अब तोड़ते हैं इसको। तोड़ना और जोड़ना अगर संधि में आपने सीख लिया तो संधि कभी भी भूलेगा नहीं। देखते हैं हम तोड़ते हैं इसको। पहले हम दा और या को अलग करते हैं, या आ गया। अब हम दीर्घ आ को निकालते हैं, यहां से दीर्घ या को निकालते हैं, हलंत लगाएंगे तभी तो हम स्वर को निकालेंगे। स्वर को निकाल लिया, इधर वाले स्वर को ले लिया, अब दीर्घा दीर्घा निकल गया, दीर्घा दीर्घा क्या बनेगा, दीर्घा बनेगा। अब इनका दोनों का मतलब खत्म हो गया, इन दोनों ने इनको भेज दिया है। अब हम जोड़ेंगे, यहाँ बी बचा था यहाँ लय बचा था, यहाँ बी बचा था यहाँ पे
लय बचा था और यहाँ क्या बचा था, ये दोनों बचे हैं, दा और या। यहाँ से आ ले लिया, अब यहाँ से आ ले लिया तो इसको हटा दे रहे हैं, फिर यहाँ से लय, विद्यालय, विद्यालय बन गया। अभी पहले जैसा नहीं बना है, और इसको जोड़ देते हैं, या में से हलंत को काट दिया, आग पे जोड़ दिया, विद्यालय ऐसे भी तो लिखा जाता है। अब और छोटा कर देते हैं, दा के हलंत को हटा देते हैं, या को जो जोड़ देते हैं, तो ये बन गया विद्यालय। आ गया समझ में सबको? उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण है शिवालय। शिवालय। अब यहां भी देखते हैं हम कहां से विच्छेद करेंगे, बीच से करेंगे, ठीक, क्योंकि बीचों बीच में दीर्घ आ दिख रहा है। अभी आ का ही चल रहा है, यहाँ पे आ का 2-3 देख लेते हैं, फिर ई का देखेंगे, फिर ओ का देखेंगे, फिर री का देखेंगे, ठीक। बीचों बीच में हमें दीर्घ आ दिख गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये दीर्घ संधि ही है, और दीर्घ है तो ये स्वर संधि ही है, क्योंकि दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का भेद है। तो बीचों बीच में हम देख लिए, तो बीचों बीच में क्या करेंगे, धन का निशान लगा देंगे। अब लय तो धन के इधर आ गया, तो इसका मतलब 100% इधर ही रहेगा, इधर नहीं आएगा। अब देखते हैं दीर्घ आ है, तो अब ये भी कंफर्म हो गया कि इधर आएगा, ठीक। सी इधर आ गया, लय इधर आ गया, अब वा बचा है, और हम अब इसका सार्थक अर्थ, सुना सुनाया अर्थ, सुना सुनाया अर्थ, मैंने कहा था कि संधि विच्छेद करते समय सुने सुनाए शब्दों को जैसे का तैसे रख देते हैं। आलय तो सुना ही है, आलय मतलब घर होता है, और शिव मतलब भी सुना है, शिव मतलब शंकर भगवान होता है, तो शिव, शिवा नहीं करेंगे हम, शिव कर देंगे। शिव तो सुना है ना कि शिव ही कहते हैं, शिवा थोड़ी कहते हैं, शिवा, शिव, मैंने शिव रख दिया। और यहाँ पे बड़ा आ बच गया, बड़ा आ को इधर रख दिया है, ठीक। अब शिव धन आलय और शिवालय का अर्थ भी, अर्थ दोनों का सेम आना चाहिए, जो अर्थ इसका आएगा वही अर्थ इन दोनों को मिलाकर भी आना चाहिए। अगर अर्थ अलग आया तो संधि गलत हो जाएगी, और अर्थ आने भी चाहिए, सार्थक अर्थ होने चाहिए। ये नहीं है कि निरर्थक अर्थ कोई भी आ गया है, अर्थ आने चाहिए और सार्थक अर्थ आने चाहिए। जो अर्थ इसके हैं वही अर्थ इसके भी आने चाहिए, अलग अलग अर्थ नहीं आने चाहिए। अगर अलग अर्थ आ रहा है तो संधि गलत हो जाएगी। अब शिवालय आ गया, शिव का मतलब होता है शिव का घर। शिव का घर कहाँ है, पहाड़ों पे है। अब हमने देख लिया, अब देखिए इसको तोड़ते हैं, वा में हलंत लगा देंगे। अब ये आधा हो गया, अब इसमें से हम स्वर को निकाल लेते हैं। छोटा आ ही तो निकलेगा, यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा ऐसे लगा होता तो यहाँ बड़ा आ निकलता, यहाँ पे छोटा आ ही निकलेगा, हस्वा। यहाँ पे तो दीर्घ आ दिख ही रहा है, ठीक। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, कौन सा नियम लगा है, हस्व आ हस्व ई, दीर्घ आ यहाँ पे है, ये दूसरा वाला नियम है। लेकिन कुछ भी मिलेगा बनेगा दीर्घ ही, हस्व आ दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, खत्म हो गया। अब लय हमारा यहाँ बचा था और सी हमारा यहाँ बचा था। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। एक बार वर्ण वियोजन किया
और एक बार अब वर्ण संयोजन कर लेते हैं। इसमें टाइम भले लगता है, लेकिन जब आप इसी प्रकार से संधि को सीखेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं और गलत भी नहीं होगा, और अपने आप ही जान जाएंगे कि मेरा गलत हुआ है कि सही हुआ है। अगर गलत हुआ रहेगा तो जुड़ेगा ही नहीं, अगर संधि गलत आपने किया होगा तो जुड़ेगा ही नहीं। सी यहाँ पर आ गया, और यहाँ से हम इस वा को नहीं लेंगे क्योंकि इस वा को हम काट देंगे। इस वा को हम यहाँ उतार लिए थे, इसलिए इस वा को नहीं लेंगे, इस वा को लेंगे। वा में हलंत लगा है, और इसको भी नहीं लेंगे, ये कट गया है। इस आ को लेंगे, यहाँ से लय को लेंगे। अभी भी हमारा पहले जैसा नहीं बना। पहले जैसा बनाने के लिए एक स्टेप और आते हैं, एक स्टेप और आते हैं। तो देखते हैं कि इस हलंत को हमने काट दिया और आ की मात्रा को उसके पहले वाले पर रख दिया। आ जो है हमारा स्वर है, ये पहले वाले व्यंजन पे अपने जुड़ जाता है, बाद वाले पे नहीं जुड़ेगा, पहले वाले पे जुड़ेगा। तो हमने इसको जब काट दिया तो आ की मात्रा वहाँ पे अपने आप जुड़ गई, और हमारा पहले जैसा क्या बन गया, शिवालय। आ गया समझ में? आगे देखते हैं, देख लीजिए आप लोग। चलो हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसके, फिर इसके, फिर इसके, और फिर इसके। कितने स्टेप हैं? 4। कौन सी संधि है ये? दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि। चलिए सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। और दीर्घ स्वर संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि शब्द के बीचों बीच में आप देखेंगे बड़ा का मात्रा लगा है, या बड़ी का मात्रा लगा है, या बड़े ऊ का मात्रा लगा है, या री का मात्रा लगा है। शब्द के बीचों बीच में देखेंगे इन सब में सब मात्राएं अगर दिखाई दे रही हैं तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक, चलिए हम उदाहरण देखते हैं। वीरांगना। वीरांगना। अब हमने देखा कि यहाँ भी आ की मात्रा है और यहाँ भी आ की मात्रा है, 2 आ की मात्रा हो गई। कंफ्यूजन हो गया कि अब इसको देख के हम समझें कि दीर्घ संधि है या फिर इसको देख के समझें। तो मैंने बीचों बीच में कहा है, ना कि किनारे। ठीक, किनारे तो कहा नहीं है, तो किनारे का हम नहीं देखेंगे, बीचों बीच में देखेंगे। बीचों बीच में आ की मात्रा लगी है तो इसका मतलब कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब इसका हम विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने के लिए हमने बीचों बीच से बताया था कि बीचों बीच में प्लस का निशान कर देंगे। और क्या करेंगे फिर हम? अब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों इसी साइड जाएंगे, गना। ठीक, अब इधर देखते हैं कि ये वी जो है ये तो इस साइड आ गया। अब बचा कितना है हमारा? यही बचा है। अब इसको एक बार देख, मैंने कहा है कि संधि विच्छेद करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो सुने सुनाए शब्द रहते हैं उसको वैसे का वैसे रख देना चाहिए। ठीक, वीरांगना का अर्थ होता है कि वीर स्त्री। ठीक, और इसका भी मैंने बताया था कि विच्छेद करने के बाद भी वही अर्थ आना चाहिए। तो यहाँ मैंने रा को यहाँ रख दिया है, अभी भी यहाँ पर आ बचा है। ठीक, अब वीर अगर रा मैंने इधर रख दिया तो इतना तो पता चल रहा है कि हाँ वीर का मतलब कुछ होता है, वीर का मतलब वीरता होता है। तो अब इधर ये बचा है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? अब बड़ा आ है, इतने में तो कन्फ्यूजन होगा जरूर। ये नहीं है कि यहाँ बड़ा आ की मात्रा लगी है तो आप भी बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर ऐसे लाके रख देंगे।
इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इतना तो समझना पड़ेगा। सुन, और आपके जो दिमाग में शब्द होने चाहिए जरूर कि ये इस शब्द से ये बनता है, इस शब्द का ये अर्थ है। अगर इतना रहेगा तभी संधि आप कर पाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ कुछ बन नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे बिंदी को भी रखेंगे और छोटा आ को रखेंगे। ठीक, अब क्या हो गया? वीर धन अंगना। वीर का मतलब होता है वीर, ये वीरता। अंगना का अर्थ है स्त्री। आंगन और अंगना ये मिलते जुलते शब्द हैं। आंगन जो घर के बीच में होता है वो आंगन है, और ये अंगना का अर्थ है स्त्री। ठीक, आ गया समझ में? अब इसको हमने तोड़ दिया, वीर धन अंगना, वीर स्त्री, इसका भी यही अर्थ है। अब देखते हैं हम राम से क्या निकल रहा है। राम में हलंत लगाएंगे, आ निकल रहा है। दीर्घा नहीं, यहाँ पे हस्वा है और यहाँ भी हस्वा है। अब इन दोनों को मिलाया तो दीर्घ आ हो गया। अब ये दोनों कट गए हैं, ये देखिए, हस्वा हस्वा, हस्वा यहाँ भी निकला है रा से, और हस्वा यहाँ से भी आया है और दीर्घा बन गया है। ठीक, ये आ बन गया तो मैंने इसको काट दिया है। अब यहाँ से वी को ले लेंगे, और ये जो रा है इसको भी हम ले लेंगे, लेकिन इसके हलंत को हटाकर इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, अभी जब जोड़ेंगे तब। और यहाँ पर मेरा क्या बचा है? गना। अब देखिए एक स्टेप और आते हैं, हम एक एक स्टेप चलेंगे तो अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके हलंत को मैंने हटाया और इस आ की मात्रा को रा पे रख दिया, और ये यहीं पे रहेगा। यहाँ पे नहीं लगेगा, यहीं पे लगेगा। अब ये बन गया हमारा पहले जैसा वीरांगना। ठीक, आ गया समझ में? ये पहला उदाहरण है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है उदाहरण वार्तालाप। वार्तालाप। अब देखिए यहाँ भी आ की मात्रा, यहाँ भी आ की मात्रा लगी है, लेकिन हमको बीचों बीच से मतलब है। यहाँ से मतलब है हमको। अब हम देखेंगे, बीचों बीच में आ गए। बीचों बीच की मात्रा को देख के ये तो पहचान लिया कि ये दीर्घ संधि है। अब हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे और ये इस दोनों को यहाँ पे लिख देंगे, जैसा मैंने पहले बताया था। अब इस वा को इधर रख दिया। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये ता मेरा रा सहित बच रहा है। अब या तो हम इसको इधर लगाएंगे या तो इसको इधर लगाएंगे। और अब देखिए इसमें हमको कुछ अलग से भी रखना है। ये जो सूत्र जैसे मैथ में जब लगाते हैं, जब सवाल को हल करते हैं तो उसमें सूत्र को हम रखते हैं। उस सवाल में रहता नहीं है लेकिन हम उसको रखते हैं, तो यहाँ भी हमको एक रखना पड़ेगा। अभी देखिए रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें 4 ही शब्द हैं और तोड़ने के बाद देखिए 5 शब्द हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये रख दिया। तो वार्ता का मतलब तो आप जान ही गए कि वाद विवाद होता है, वार्ता करना। आलाप यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वार्ता धन लाप का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इस आ को यहाँ पे रख देंगे। ठीक, इस आ को यहाँ पे रख दिया। अब हमारा हो गया वार्ता धन आलाप। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकला? दीर्घ आ।
और यहाँ से ता में से यहाँ भी दीर्घ आ ही निकल रहा है। ठीक, अब इन दोनों आ को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घा ही बनेगा। दीर्घा 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 बन गया। अब इन दोनों का मतलब खत्म हो गया। अब जैसे तोड़ा था वैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे लाप बचा है और यहाँ पे वां बचा है। इसी ता में से मैंने इसको निकाला था, हलंत लगाया था, तो फिर आ को निकाला था। अब इसको जोड़ने के लिए हम देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। वां यहाँ पे लिख दिया और ता में हलंत तो लगा है और इनका मतलब खत्म हो गया, ये बच गया है। यहाँ पे लाप बच गया है। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं, इसे पूरा करते हैं इसको। वाह ता में हलंत, हम यहाँ पे जो हलंत लगा था इसको हम मिटा देंगे और इस आ को यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा पहले जैसा। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। उदाहरण कौन सा एक, चलिए देखिए, सीमांत। सीमांत है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगी है। ठीक, अब बड़ा की मात्रा लगी है तो इतना तो पहचान में आ गया कि ये दीर्घ संधि है, बड़ा की मात्रा है। बीचों बीच में यहीं पे प्लस लगा देते हैं। ता को हम पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे और सी को यहाँ लिख देते हैं। अब हमारा माँ बच रहा है और बिंदी ऊपर लगी है। अब देखते हैं सीमांत का मतलब, पहले अर्थ क्या होता है। अच्छा, सीमांत का अर्थ होता है कि सीमा का अंत। सीमा कोई लड़की नहीं है, जैसे होता है कोई लाइन होता है, कोई रेखा होती है, उसका अंत। या किसी भी चीज़ की सीमा, जैसे कहते हैं कि कोई सीमा होती है, इनकी बोलने की सीमा होती है या किसी चीज़ की, तो सीमा का अंत। अब यहाँ देखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीमा। एक सीमा जो होती है उसका अर्थ यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इधर क्या आएगा। अब हमको यहाँ से कुछ तो लेना पड़ेगा, यहाँ से कुछ अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो हम सीमा तो इधर लिख दिए पूरा। अब यहाँ पे क्या हम लेंगे, आ और बिंदी तो लगी ही थी, क्या कर दिए, सीमा धन अंत, सीमा का अंत हो गया। अब माँ से हम हलंत लगाएंगे और आ को निकाल लेंगे। इस आ को भी हम यहाँ पे ले लेंगे। इन दोनों आ को मिलाकर हम दीर्घ आ बना लेंगे। यहाँ पे हमारा ता बच रहा है, ये बिंदी भी बच रही है और यहाँ पे ये सी बच रहा है। तो हम सी को यहाँ लिख देंगे और माँ को यहाँ से हलंत लगा हुआ ले लेंगे, यहाँ पे ता। अब देखते हैं, हम माँ में आ को जोड़ने के लिए हलंत को हटा देते हैं और आ को जोड़ देते हैं। माँ में हलंत को हटाया और माँ में आ को जोड़ दिया और बिंदी को ऊपर से लाके रख दिया। क्या हमारा बन गया पहले जैसा, सीमांत। सीमांत बन गया। देख लीजिए, आ गया समझ में। एक उदाहरण और देखते हैं। एक है ह्रस्व और दीर्घ आ का सत्याग्रह। एक नमागत भी है, सत्याग्रह। बीचों बीच में आ की मात्रा है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब यहीं से तोड़ देते हैं हम।
सत्य धन आग्रह। ठीक, यहाँ तो आ दिख रहा है, लेकिन या में से इधर आ निकालना पड़ेगा, तो हलंत लगाया और हस्वा को निकाल लिया, इधर से दीर्घ आ ले लिया और इधर क्या किया, इन दोनों को मिला के बना दिया दीर्घ आ। ठीक, अब इनका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से हम तोड़े एक बार, एक जुआर जोड़ेंगे। सा लिखा, आधा ता लिखा, या को यहाँ से आधा ले लिया और हलंत लगा दिया, इसलिए आधा हो गया। यहाँ पे आ को ले लिया और यहाँ पे ग्राह। अब इसको हम एक स्टेप और देखते हैं। इस हलंत को काट दिया और इस आ को यहाँ पे जोड़ दिया। क्या बन गया हमारा? सत्याग्रह। ठीक, नवागत को भी देख लेते हैं ऐसे ही। नमागत, आ की मात्रा लगी है, यहीं से तोड़ देंगे। नव तो सुना ही है, नवधन आगत। सुने सुनाए शब्द को जैसे का सुने रहेंगे वैसे ही रख देंगे, संधि सही हो जाएगी। नवधन आगत मतलब नया, जो कोई नया आया हुआ है उसी को कहते हैं नमागत। वहाँ में मेहमान को भी नमागत कह सकते हैं। वहाँ में हलंत लगाएंगे और आ को निकाल लेंगे। इधर से ये तो दिख ही रहा है कौन सा आ है, इन दोनों को मिला के कुछ भी मिलाएंगे बनेगा दीर्घा। ठीक, अब ये बन गया। अब यहाँ से ना को ले लिया, यहाँ से वा को ले लिया, इन दोनों का काम खत्म हो गया। हलंत लगा हुआ है, ये दीर्घ आ है और ये गत। अभी बना नहीं वैसे पहले जैसा। अभी देखते हैं, इस हलंत को हटाते हैं और इस आ को इसमें जोड़ देते हैं। क्या बन गया यहाँ? नवागत बन गया। देख लीजिए, ऐसे ही एक एक उदाहरण इन सब के देख लीजिए। दीर्घ संधि को, दीर्घ संधि में वैसे कोई अपवाद नहीं है, बाकी जितनी संधि में जो अपवाद है उसको हम बताते चलेंगे। कपींद्र, मुनीन्द्र, अतीव, एक हम बताएंगे, दो आप लोग करिएगा। बड़ी ई का मात्रा लगा है बीचों बीच में, कौन सी संधि हो गई? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। री तीन संधियों में मिलेंगे। ये री जो है तीन संधि में मिलेगा, एक ऊपर मिलेगा, एक त्रा की तरह बना रहेगा, एक ये तीन संधि में मिलेंगे। तो बीचों बीच में ई का मात्रा, बीचों बीच में ई का मात्रा, बीचों बीच में ई का मात्रा, इसका मतलब कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब हम यही बीचों बीच से ही तोड़ देते हैं, बीचों बीच में प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे का लिख दिया, यहाँ पे आधा ना और दा रख दिया। कप का अर्थ होता है बंदर, बंदर के पे आया चाहिए कप। कपिधन इंद्र, कपींद्र। अब यहाँ पर देखिए, पा में से हमको छोटी ई को निकालना है, पा में हलंत लगाएंगे, फिर हम छोटी ई को निकाल लेंगे। इधर भी छोटी ई है, हमारा छोटी ई मिलके बन गया बड़ी ई, अर्थात हस्व ई दीर्घ ई। अब हम फिर से जोड़ते हैं, का है और यहाँ से हम पा को लेंगे, इन दोनों को काट देंगे। पा में हलंत लगा हुआ, यहाँ पे दीर्घ ई है और आधा ना और द्रा है। अब हम इसको पहले जैसा बनाएंगे। ये बड़ी ई है, पा में से हलंत जब हम निकालेंगे तो बड़ी ई का मात्रा आएगा और ये बन गया कपींद्र। ठीक, अब वो दोनों जो है आप लोग करेंगे।
ऐसे डायरेक्ट नहीं, इसको तोड़िएगा और जोड़िएगा। अगला हम देखते हैं योगीश्वर। योगीश्वर बड़ी का मात्रा लगा है, दीर्घ संधि है। अब देखते हैं योगी धन ईश्वर। योगीश्वर जो योग को धारण कर लेता है वो योगी हो जाता है और ईश्वर को पा जाता है। अब इस गा में से हमको निकालना है दीर्घ ई। हलंत लगाया गा में और दीर्घ ई को निकाल लिया। इधर से ईश्वर के ई को ले लिया, दोनों ई मिल करके क्या हो गए, दीर्घ ई। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को काट देंगे। गा में हलंत लगाया और दीर्घ ई को यहाँ से ले लिया, आधा सा वा और रा। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गा में से हलंत को मैंने निकाला और बड़ी ई की मात्रा को यहाँ पे लगा दिया। ये बन गया क्या, योगीश्वर बन गया हमारा। अब हम देखते हैं ऊ की मात्रा को। ऊ की मात्रा को देखते हैं वधूत सौ। वधूत सौ बड़े ऊ की मात्रा लगी है। बड़े ऊ की मात्रा का मतलब है बीचों बीच में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसका मतलब है कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। वधूधन उत्सव, जब वधू आती है तो उसका उत्सव किया जाता है। वधू आगमन पे वही है कि वधूत्सव। अब धा में से हमको आ ऊ की मात्रा को निकालना, हलंत लगाएंगे और बड़े ऊ को निकाल लेंगे। इधर से छोटे ऊ को ले लेंगे। हस दीर्घ ऊ, हस ऊ, दीर्घ ऊ बन गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ से वा ले लिया, धा को यहाँ से नहीं लेंगे, ऊ को यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। धा में हलंत लगा है, यहाँ पे कौन सा है, दीर्घ ऊ है, यहाँ पे आधा ता सा वा। ठीक, ये बन गया। अब देखिए वा हो गया, धा में से हलंत को हटाया, बड़े ऊ की मात्रा को रख दिया यहाँ पे, ये हो गया वधूत सौ बन गया। इसी प्रकार से जितने भी उदाहरण आएंगे कहीं भी एग्जाम में, कंपटीशन में, कहीं भी, तो देखिएगा कि बीचों बीच में सबसे पहले देखिएगा और फिर देखने के बाद उसको अगर बड़ा बीचों बीच में बड़ा की मात्रा है तो दीर्घ संधि, बड़ी ई की मात्रा है दीर्घ संधि, ऊ की मात्रा है दीर्घ ऊ की मात्रा है तो दीर्घ संधि। और री की मात्रा का हम पहले देख लेते हैं। री के ज्यादा उदाहरण नहीं हैं, 2 3 4 गिने गिनाए हैं। एक है मातृण, एक है पितृण। मातृणाम, मातृण का देखते हैं। मातृण दीर्घ री, 2 बार ऐसे कर दिए, दीर्घ री हो गया। ठीक, देखते हैं कि दीर्घ संधि में है कि जो स्वर इधर आए वही स्वर इधर भी आना चाहिए। तो यहां पर अगर प्लस के पहले री है तो प्लस के बाद में भी री आना चाहिए। ठीक, तो देखिए मातृधन इसका है ऋण,
यहाँ भी री आया और ये ता में से जब हम हलंत लगा के निकालेंगे इधर भी री आ गया। ये दोनों री आ गए। मातृधन ऋण, मातृण माता का ऋण, सभी बच्चे अपने माता के ऋणी हैं। पितृण का भी ऐसे ही है, पितृ धन ऋण, पिता का ऋण, यहां भी री है, ता में हलंत लगाया और री को निकाल लिया, इस री को ले लिया, दोनों री मिलके का बन गए दीर्घ री। मातृण पितृण, मातृणाम, बस ज्यादा उदाहरण नहीं है री के। और हमें लगता है कि दीर्घ स्वर संधि को पहचान जाएंगे आप लोग, कहीं भी आएगा, बीचों बीच में इन सबको देखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, बस ये चारों आ जाएंगे। अब बीचों बीच में आप देख लीजिएगा और फिर वहीं से संधि को तोड़िएगा, वहीं से तोड़िएगा और फिर समझ में आ जाएगा। चलिए हम मिलेंगे अगले पार्ट में स्वर संधि के दूसरे भेद के साथ।